हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न ग्रो आशीष में। गाइस, आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग फिर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट भी जो कि एग्ज़ाम अभी रिसेंट भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बाकी अदर्स एग्ज़ाम में भी साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों का मिक्स ये सेट है। आप पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और आपको वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि पिक्चर के साथ, इमेज के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा और ये अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। साइंस का वेटेज रेलवे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा होता है जो मेरिट डिसाइड करता है। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल में करंट अफेयर्स के भी जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स के डे बाय डे के वीडियोस अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल अभी भी करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं, तो आप जाके देखिए चैनल पे, ठीक है, और बने रहिए। और दोस्तों, जो कोई भी न्यू है चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरिट डिसाइड करे, वो सब क्वेश्चन देखना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो, न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। गाइस, हाँ, साइंस के पहले से काफ़ी वीडियोस अपलोडेड है तो आप देख सकते हैं जा कर के, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी गुरुत्व का मान। When we move from the equator to the north pole, the value of g gravity due to acceleration will: option A will remain the same, option B will decrease, option C will increase, या option D none of these। The pull of gravity is weaker farther from the center of earth. You weigh just a bit less at the equator than at the pole। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। When we move from the equator to the north pole, the value of g gravity due to acceleration will increase, ठीक है। जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी गुरुत्व का मान बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी अनसैचुरेटेड फैट्स, या ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। देखिए, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइट्रोजीनियस बेस, अ सुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, ATCG मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इमेज में देख लीजिए, ठीक है। थायमिन टी, एडेनाइन ए, साइटोसिन सी, गुआनिन जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3, फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का माप बिंदु क्या है? माप, द वेपर पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज: ऑप्शन ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन डी 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का माप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। द वेपर पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और इसका फार्मूला याद रखिएगा, जब फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने बोले या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने बोले। ये देखिए इधर लिखा हुआ है, ठीक है। F इज इक्वल्स टू 32 + 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया उसमें -32 × 5/9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल प्रकाशीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? What energy does a photovoltaic cell converts light energy into? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी थर्मल एनर्जी या ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। तो देखिए जो फोटोवोल्टेइक सेल होता है ना, वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, फोटोवोल्टेइक सेल लाइट एनर्जी, फोटोवोल्टेइक सेल लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? द एनर्जी ऑफ अ सन इज ड्यू टू ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन सी केमिकल एक्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए जो सही जवाब होगा ना इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का कारण है न्यूक्लियर फ्यूज़न। द एनर्जी ऑफ अ सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। द सन इज़ अ gigantic ball of हाइड्रोजन, ठीक है। इनसाइड द सन द हाइड्रोजन एटम आर हीटेड सो मच दे टर्न इनटू अ प्लाज्मा state where electrons no longer orbit the protons in the atom's nuclei. The freed nuclei then fuse to form helium atoms and neutrons. These fusion processes unleashes vast burst of energy, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक के हस्तांतरण द्वारा गठित एक बंध को कहा जाता है? A bond formed by the transfer of electrons between atoms of the element is called option A ionic bond, option B covalent bond, option C coordinate bond या option D हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए जो सही जवाब हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। जो तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक के हस्तांतरण द्वारा गठित एक बंध को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। A bond formed by the transfer of electrons between atoms of the element is called ionic bond, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी इंटेंसिटी या ऑप्शन डी वेलोसिटी। जो कलर है लाइट का वो डिटरमाइंड किससे होता है? तो वो होता है वेवलेंथ से, ठीक है। कि किसका शॉर्ट वेवलेंथ है, किसका लॉन्ग वेवलेंथ है। जिसका शॉर्ट वेवलेंथ रहेगा वो कितना दूर तक दिखेगा, और लॉन्ग वेवलेंथ है वो कैसा दिखेगा, क्या उसका कलर चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रकाश का रंग वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा धातु इंसुलिन में उपस्थित है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, ठीक है। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। देखिए इंसुलिन में जो धातु पाया जाता है वो जिंक पाया जाता है, ठीक है। जिंक धातु इंसुलिन में उपस्थित है। जिंक मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में एक वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। इस अवधि में वस्तु का विस्थापन मीटर में ज्ञात कीजिए।
An acceleration of 4 meter per second square causes the velocity of an object to increase from 10 meter per second to 30 meter per second in a certain period of time. Find the displacement in meter of the object during that period. Option A 200 meter, option B 250 meter, option C 100 मीटर या ऑप्शन डी 125 मीटर। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले लिखिए कि गिवन क्या क्या है। गिवन एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज फ्रॉम, इंक्रीज किया 10 से 30, ठीक है, 10 से 30 किया तो इनिशियल इसका कितना हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड और v दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पेज में अच्छे से करते हैं। a दिया हुआ है, देखिए a दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड और u दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये वाला फार्मूला याद होगा, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक। अब यहाँ v स्क्वायर कितना है, तो 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए दिया हुआ है और s निकालना है, 4 इंटू एस। यहाँ कितना हो जाएगा 900, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 8s, ठीक है। अब यहाँ देखिए 900 में 100 माइनस होगा तो 800 बचा, ठीक है, और ये 8 इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा s। अब इससे ये कट गया, 8 1 जाए 8 और 00, यहाँ s इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, सी 100 मीटर, ठीक है। तो इसमें फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है और पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा, इनिशियल कौन सा होगा, फाइनल वेलोसिटी कौन सा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं। अब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। हम लोगों ने कैलकुलेशन करके देख लिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को किसी को पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करता है। एट व्हाट एंगल डज एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन ट्रैवल। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री या ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि किसी भी वस्तु को कितना एंगल से फेंका जाए कि वो अधिकतम दूरी तय करेगी, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सी 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल से अगर किसी भी वस्तु को फेंका जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन डी मैग्नीशियम साइट्रेट।
इमेज में देखिए आप लोग के लिए किडनी स्टोन का इमेज लगा दिया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, यूरेटर है, किडनी है, किडनी कट ओपन है और किडनी स्टोन है। ठीक है, और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपके कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। नाउ लेट्स मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी केपलर। पढ़ा है ना केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, आंसर केपलर होगा। ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने की थी। केपलर डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, बी लेस देन 10,000 हर्ट्ज, सी इक्वल टू 1,000 हर्ट्ज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी कितना होता है? ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए द मास, ऑप्शन बी द लेंथ, ऑप्शन सी द टाइम या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए एक पेंडुलम की अवधि जो होती है ना वो निर्भर करती है लेंथ पे। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ठीक है, अब चलिए दरअसल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है। अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन किसके साथ चल रही है? A passenger in a moving train tosses a coin. If the coin falls behind him, the train must be moving with, option A an acceleration, option B a uniform speed, option C a deceleration या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। जब चलती ट्रेन पे कोई आदमी सिक्का उछालेगा और वो पीछे की तरफ गिरता है सिक्का, इसका मतलब वो ट्रेन एक्सेलरेशन से चल रही है। चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछलता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे ट्रेन मूव कर रहा है, उसके ऊपर मतलब दिखा रहा है, अंदर तो दिखेगा नहीं ना, तो उसके ऊपर देखिए ये आदमी सिक्का उछाल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। चिकित्सकों द्वारा संज्ञाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस क्या होती है? लाफिंग गैस इज यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया बाय डॉक्टर इज, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चिकित्सकों द्वारा संज्ञाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। लाफिंग गैस इज यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया बाय डॉक्टर इज नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। ऑक्सीजन के पास सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन?
ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी क्लोरीन। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ठीक है, सो याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट या ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पढ़ा है ना ये, CaSO4.12H2O। ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बादल वायुमंडल में उनके कम डैश फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान के कारण तैरते रहते हैं। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लो। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी डेंसिटी या ऑप्शन डी प्रेशर। बादल वायुमंडल में उनके क्या कम होने के कारण तैरते रहते हैं और क्या ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा? तो डेंसिटी होगा ना। अगर डेंसिटी उसका कम होगा तो वो आप ऊपर में फ्लोट करते रहेगा, ज़्यादा होगा तो वो नीचे आ जाएगा अर्थ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 विल बी ऑप्शन सी डेंसिटी। बादल वायुमंडल में उनके कम डेंसिटी घनत्व के कारण तैरते रहते हैं। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रेटिना पर बनाई गई छवि कैसी होती है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज ऑप्शन ए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, ऑप्शन बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, ऑप्शन सी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, ऑप्शन डी इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। अब बताइए रेटिना पर बनाई गई छवि कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है, रेटिना है। अब देखिए ये ट्री का इमेज है, ये कैसा है, स्मॉलर है और इन्वर्टेड है। इधर देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, मगर जो इमेज बन रहा है ये क्या बड़ा है, ये छोटा है मगर टेढ़ा है। ठीक है, छोटा है मगर टेढ़ा है। तो जो इमेज ऑब्जेक्ट बन रहा है रेटिना पे वो कैसा बन रहा है, टेढ़ा है पर मेरा है नहीं, छोटा है पर टेढ़ा है। ठीक है, तो रेटिना पे जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। ठीक है, सो गाइस इतने अच्छे तरीके से इमेज के साथ आप लोगों को ये सेशन मिला है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जो नए हैं, कंटेंट अच्छा है आपको लग रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे अभी, उसको आप देखेंगे। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा तुरंत। ठीक है,
और अगर कोई डाउट है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो उस टॉपिक पे, या अगर कुछ आवाज़ का साउंड प्रॉब्लम है या कुछ भी है, अगर कुछ फीडबैक ही देना चाहते तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और एक लाइक करने से आपके अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट नहीं हो जाएगा, तो लाइक करिए, कंजूस मत बनिए, ठीक है। इसमें पैसा नहीं लग रहा है कि आपको कंजूसी करना है। लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये साइंस के, रेलवे के अपकमिंग एग्ज़ाम के से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके। सो दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और भी नए और अच्छे सेशन कंटेंट के साथ। सो तब तक के लिए चलता हूँ। जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न ग्रो आशीष। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।